गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकाई 5 से पाठ 5.2 मेघालय का एक गांव माइली नोंग इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका है अनीता सक्सेना। तो हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैं इस पाठ के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पाठ में क्या बताया गया है कि ये एक यात्रा वृतांत है और इसे चित्रात्मक शैली में लिखा गया है। और यह एक यात्रा वृत्त हमें अपने अनेक छोटे छोटे अनुभव के जरिए एक ऐसे गांव के बारे में साक्षात्कार कराता है जिसे कि भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। जो माइली नोंग नाम के एक गांव था उसको भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। हमें ऐसे इस स्वच्छ गांव के साक्षात्कार करने का मौका इस पाठ के माध्यम से मिलता है। अपने प्राकृतिक परिवेश से परिचित कराने के साथ साथ यहाँ के निवासियों के साफ सुथरी जो जीवन शैली है इसे भी इस पाठ में दर्शाया गया है। तो हम देखेंगे ये माइली नोंग भारत का साफ सुथरा किस प्रकार का गांव है और यहाँ के लोगों की जिंदगी जीवन शैली किस प्रकार की है और इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव क्यों घोषित किया गया। तो देखिए पाठ में, हाल ही में मुझे मेघालय जाने का मौका मिला। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय की राजधानी शिलांग है। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि शिलांग से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा है एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव कहा जाने वाला माइली नोंग, और मैंने वहां जाने का मन बना लिया। हमारी यात्रा शुरू हुई। जल्द ही हम पहाड़ों के ऊपर थे। कहीं पहाड़ी झरने गिर रहे थे तो कहीं घने जंगल थे। मैंने देखा कि लोगों ने बांस को आधा काटकर उसकी नाली बना दी थी। इससे पहाड़ से तेज धार में गिरने वाले पानी को उसका सहारा मिल रहा था। आसमान में रुई के फाहों जैसे बादल उड़ रहे थे। मतलब वहाँ पूरा पहाड़ी इलाका था और जब वो पहाड़ों पर चलते थे तो ऐसा लगता था आसमान बिल्कुल पास में है और रुई के फाहों की तरह वो मतलब पहाड़ों के ऊपर में बादल जो है वो उड़ रहे हों। पहाड़ पर चढ़ते वक्त हमारी कार के कांच पर नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगी। मैंने कहा, अरे बारिश आ गई। गोविंद कार रोककर बोला, नहीं मैडम जी, यह बारिश नहीं है, बादल है। आप बाहर निकल कर देखिए जरा। और सच में बाहर बिल्कुल बारिश नहीं थी। कार के ऊपर से बूंद बूंद मिलकर पानी की धारा बहने लगी थी। लेकिन ऐसे बाहर हाथ फैलाओ तो कुछ हाथ नहीं आता था। सिर्फ बादल इतने पास थे कि बादलों की जो बूंद गिरती है वो ही कार के ऊपर गिर रही थी। ऐसे हाथ बाहर निकाल के देखने पर पता चलता था कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन कार के अंदर ऐसा लगता था कि बारिश हो रही। एक्चुअल में वो बारिश नहीं थी, क्या था, बादल थे। अद्भुत नजारा था। चारों तरफ सफेद बादलों का समंदर लहरा रहा था। जहां हम खड़े थे वहां से 10 मीटर की दूरी पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़क से गुजरती सारी गाड़ियों ने अपनी इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी। सामने से भी गाड़ियां आ रही थी। सभी बहुत ही धीमे और एक के पीछे एक चल रही थी ताकि कोई दुर्घटना ना हो। क्योंकि बादलों के कारण क्या होता है, बादल एकदम जब पास होते हैं तो घटा छा जाती है जिससे कि दिखाई नहीं देता है। पहाड़ी रास्ता था। एक तरफ हजारों मीटर गहरी खाई तो दूसरी तरफ पहाड़ थे। धुंध में रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक छोटी सी जगह पर गोविंद ने गाड़ी रोककर एक टैक्सी वाले से द्वाकी का रास्ता पूछा। द्वाकी मुख्य सड़क पर बसा एक छोटा सा शहर है। टैक्सी वाला बोला, मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। टैक्सी वाले ने क्या कहा, मैं द्वाकी ही जा रहा हूँ, आपको रास्ता तो पता नहीं है तो मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। सारी बातचीत गोविंद के माध्यम से असमी में हो रही थी, अर्थात वहाँ असमी भाषा चलती थी। हिंदी यहाँ कम ही लोग बोलते थे। धुंध में हम उसके पीछे पीछे चल दिए। आगे जाकर पोंटोंग नाम की एक जगह आई जहां से एक रास्ता द्वाकी जा रहा था।
और दूसरा माइलिनोंग। वहां उस सुमो के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कांच खोलकर इशारा किया कि इस तरफ चले जाइए, और हमारी गाड़ी वहां से 18 किलोमीटर दूर माइलिनोंग की तरफ बढ़ गई। माइलिनोंग में हमारा गाइड हेनरी बना। हेनरी यहाँ घूमने आए लोगों को गांव दिखाने और उनके खाने रहने की व्यवस्था का काम करता था। वह अंग्रेजी और खासी 2 भाषाएं जानता था। इसको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पर 2 भाषाएं चलती थी, अंग्रेजी और खासी। कौन कौन सी 2 भाषाएं चलती थी? अंग्रेजी और खासी। ठीक है। माइलिनोंग में उनका गाइड कौन बना था? हेनरी नाम का व्यक्ति। हेनरी सबसे पहले हमें ट्री हाउस और बांस के कॉटेज दिखाने ले गया। वे बेहद खूबसूरत थे। उन्हें हेनरी के पिता ने बनवाया था। ट्री हाउस बनाने के लिए सड़क के दोनों ओर के बड़े बड़े पेड़ों को बांस से जोड़ दिया जाता था। उसके ऊपर मचान जैसा एक घर बनाया जाता था। सड़क के दोनों किनारों के जो पेड़ होते हैं उनको बड़े बड़े पेड़ों को बांसों से जोड़ा जाता था। तो बीच में बांस रख के दोनों पेड़ों को आपस में जोड़ा जाता था और ऊपर में मचान बना दी जाती थी, मतलब एक छत जैसी बना दी जाती थी। सारा काम बांस का ही होता था, सब कुछ बांस से ही बनता था। यहाँ तक कि बांधने के लिए भी बांस की ही पतली छालें इस्तेमाल की जाती थी। मैं ट्री हाउस में एकदम ऊपर तक चढ़ गई। ट्री हाउस की छत से दूर तक समंदर दिखा। यह बांग्लादेश में आई बाढ़ का पानी है। बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है। लोग पैदल ही वहां आना जाना कर सकते हैं। माइलिनोंग से बांग्लादेश जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और बहुत ऊंचाई पर थोड़ा सा चढ़कर देखोगे तो बांग्लादेश दिखाई देता है, इसलिए लोग पैदल आना जाना कर लेते हैं। अब लाइव रूट ब्रिज क्या है, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइव रूट ब्रिज, हम लोग लाइव रूट ब्रिज के रास्ते ही चल दिए। गांव के अंदर से ही नीचे जंगल की तरफ उतरना था। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब खड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो फिसलने की चिंता हुई। मुझे यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चढ़ते समय क्या हाल होगा। खैर हम धीरे धीरे उतरते गए। कहीं कहीं पर पक्की सीढ़ियां भी बनी थी। चारों तरफ घना जंगल था। हमारे सिवा वहां कोई और दिखाई नहीं दिख रहा था। शायद कम ही लोग यहाँ आते जाते होंगे। नदी के तेज बहाव की आवाज आ रही थी। जल्दी ही रूट ब्रिज हमें दिखाई दे गया। अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती वाह थिलोंग नदी, ये नदी का नाम है वाह थिलोंग नदी, और उसके ऊपर लाइव रूट ब्रिज यानी रबड़ के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़कर बनाया गया पुल। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइव रूट ब्रिज कैसे बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि लाइव रूट ब्रिज को रबर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से भी बांधा नहीं गया हो, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। पुल अच्छा खासा चौड़ा था, जैसे कि आपको देखो बुक में देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। तो पुल अच्छा खासा चौड़ा था। उस पर बीच में मिट्टी बिछी हुई थी और गोल गोल पत्थर रखे हुए थे। हेनरी ने बताया कि यह पुल बहुत मजबूत है, 30 लोग भी खड़े हो जाएं तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम लोग पुल पार कर उसके दूसरी तरफ पहुंचे। वहां दूसरे गांव जाने के लिए पहाड़ काटकर सीढ़ियां बनाई गई थी। हम लोग ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया। हर तरफ से वह और ज्यादा सुंदर दिखता। यह कुदरत की नहीं, इंसान का करिश्मा था। इस बीच हम हेनरी के पिता से मिले। मैंने उनको अभिवादन किया तो उनके चेहरे की झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान छा गई। उनकी उम्र करीब 60-62 होगी। वे सिर्फ खासी भाषा जानते थे। हेनरी हमारा दुभाषिया बना, मतलब वो अंग्रेजी भी जानता था और खासी भाषा भी जानता था। मैंने पूछा आपका नाम क्या है। वे कुछ बोलते इससे पहले हेनरी बोल पड़ा दिसंबर, मतलब हेनरी के पिता से इन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो हेनरी ने जवाब दिया इनका नाम क्या है, दिसंबर। हाँ मैडम जी, इनका नाम दिसंबर और मेरी माँ का नाम है
फेस्टिवल। यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। आपको गांव में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम भी मिल जाएंगे। बताता है हेनरी कि हमारे गांव में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, फेस्टिवल, ऐसे नाम रखे जाते हैं। जो नाम सुने जाते हैं वही रख दिए जाते हैं। मतलब जो उन लोग कभी कभार कहीं टीवी पे किसी के मुंह से आते जाते टूरिस्टों से किसी का नाम, कुछ भी वर्ड जो सुनते हैं वही वर्ड वो नामों में रख देते हैं। यहाँ महीनों के नाम पर, सप्ताह के दिनों के नाम पर भी लोगों के नाम रखे जाते हैं, ऐसा हेनरी ने बताया। दिसंबर जी से मेरी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस पुल के बारे में सुना था। खासी जनजाति के लोगों का मकसद ऐसे पुल नोवेत गांव से रिवाई गांव को जोड़ना है। उन्होंने बताया कि ये पुल जो है वो हमारे दादाजी ने हमको इसके बारे में जानकारी दी थी और खासी जनजाति के लोगों का ये जो मकसद था, क्या मकसद था इस पुल को बनाने का, कि जब दो गांव को आपस में जोड़ना, ऐसे पुल नोवेत गांव से रिवाई गांव को जोड़ना। दो गांव थे, एक गांव का नाम था पुल नोवेत और दूसरे गांव का नाम था रिवाई। इन दो गांवों को आपस में जोड़ने का काम करना, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए थिलांग नदी के ऊपर यह लाइफ रूट ब्रिज रबड़ की छालों को आपस में जोड़ जोड़ करके बनाया गया था, ताकि एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन चालू हो सके। पुल बनाने की इस परंपरा को एक विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। आज वे कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं। लाइव रूट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबड़ के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उनकी हवाई जड़ें, जो सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, बाहर लटकने लगती हैं, तब उनको बांसों से चोटी की तरह गूंथते हुए चलते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, ना ही एक महीने का। कोई जीवित पेड़ों की जड़ें तब तक के बढ़ नहीं जाती तब तक उन्हें नहीं बांधा जा सकता। स्वाभाविक है, जब जड़ें बहुत लंबी लंबी होंगी उसके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत वर्ष लगेंगे, तब जाके उनको बांधा जाएगा। तब वह बांधने लायक जब लंबाई की हो जाएंगी तभी तो उन्हें बांधा जाएगा, और इतनी लंबी होने के लिए उन्हें कई वर्ष लगते हैं। इसीलिए यह कोई एक दिन का काम नहीं, ना ही एक महीने का होता है, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ें तब तक के बढ़ नहीं जाती जब तक उन्हें नहीं बांधा जा सकता। रस्सी की तरह बढ़ती ये जड़ें चिपकती जाती। ये रबर आप जानते हो जिससे आप मिटाते हो, पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हो, वही रबर। तो वो क्योंकि आप उसे छुओगे तो वो थोड़ी सी हाथ में चिपचिपाती है ना, हल्की सी, तो वैसे ही चिपचिपाती है। एक दूसरे से बंधती जाती है, धीरे धीरे बांसों की जगह बदलती जाती है। हमने जो पुल देखा वह करीब 300 साल पुराना था। जो आपकी बुक में चित्र में दिखाई दे रहा है वह 300 साल पुराना पुल है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, ऐसे पुल और कहाँ है, मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है। डबल डेकर मीन्स एक के ऊपर एक, दो पुल है, यानी एक पुल के ऊपर एक और पुल। अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया। मैंने उनसे इशारे से कहा कि आप बहुत ही सुंदर घर बनाया है, आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है। तो वे मुस्कुरा उठे। कितने दिन लगे इसे बनाने में, मैंने पूछा। हेनरी ने बताया 2 महीने। मैंने पूछा आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए जो बड़े बड़े पेड़ों के तने लगाए हैं वे किस पेड़ के हैं? वे बोले कटहल के। जो उन्होंने ट्री हाउस बनाया था उसमें उन्होंने बड़े बड़े जो पेड़ों के तने लगाए थे वह कटहल के पेड़ के थे। दिसंबर जी से बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। बाहर अंधेरा हो गया था और बारिश भी हो रही थी। वैसे भी यहाँ रात जल्दी हो जाती है। हेनरी ने जब कहा कि आप खाना खाकर सो जाइए तो हम फौरन मान गए। हम थक भी बहुत गए थे। हेनरी की बहन सारा ने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परवल की सब्जी बनाई थी। उसे खाकर हम लोग गहरी नींद में सो गए। सारी रात बारिश होती रही। सुबह उठे तो बिजली गायब थी। बाहर बादलों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। अच्छा हुआ जो कल हम रूट ब्रिज देख आए थे, आज तो जाना संभव ही नहीं होता। चूंकि यहाँ चूंकि बारिश बहुत तेज होती है इसलिए हरियाली ज्यादा और धूल कम है। यहाँ खास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, बांस, फूल झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ मिलते हैं। यहाँ मैंने पिचर प्लांट भी देखा है। पिचर प्लांट आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक प्लांट होता है पिचर प्लांट, छोटे छोटे उसमें
कीड़े जब समा जाते हैं तो उसका जो प्लांट का जो मुख होता है उसमें एक फ्लावर होता है, प्लांट में जो फ्लावर होता है तो वह कीटों को अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है। जब कोई कीट उसके ऊपर आता है तो और जब बैठता है तो क्या होता है कि उसका जो फ्लावर का मुख होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है, और कीट उसके अंदर बंद हो जाता है और वह प्लांट उसे खा जाता है। यही उस प्लांट की ज़्यादा खासियत होती है। तो छोटे छोटे कीड़े जब उसके पास पहुंचते हैं तो वह झट से ढक्कन बंद कर देता है। जब कीड़े मर जाते हैं तब वो उनको खा जाता है। घने जंगल और पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण माइलिन किसी भी कमी का एहसास नहीं कराता। यहाँ लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। हेनरी ने बताया कि माइलिन में 94 परिवार बसे हुए हैं, मतलब इस गांव की ज़्यादा आबादी नहीं है। यहाँ कुल 506 लोग रहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं तो 94, कितने लोग रहते हैं तो 506 लोग। साक्षरता की दर यहाँ 100% है, अर्थात सभी लोग यहाँ पे 100% पढ़े लिखे हैं। गांव में 2 स्कूल है, एक खासी और एक अंग्रेजी माध्यम का। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये पैराग्राफ पूरा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए बच्चे शिलांग जाते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग खाना मिट्टी के चूल्हों पर बनाते हैं। चूंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है इसलिए चूल्हे के ऊपर बने एक झूले में लकड़ियां सुखाने के लिए रख दी जाती हैं। गर्म धुएं से लकड़ियां सूख जाती हैं। इनका कपड़े सुखाने का तरीका भी निराला है। उन्होंने बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ है जिसके नीचे कोयले के जलते हुए अंगार रख देते हैं और ऊपर कपड़े फैला दिए जाते हैं। हल्की गर्मी के ताप से कपड़े सूख जाते हैं। अब हमेशा बादल छाए रहेंगे तो धूप निकलेगी नहीं, तो कपड़े कैसे सूखेंगे। तो कपड़े सुखाने के लिए इन लोगों ने एक उपाय बनाया कि बांस का एक पिंजरा जैसे बनाया और नीचे वो लोग कोयले की आग जलाते हैं और साइड में वो बांस का पिंजरा रख देते हैं और उसमें कपड़े डाल देते हैं। जब कोयले की आग से जो तपन होती है, उसकी जो गर्मी होती है, उससे कपड़े सूखते हैं। माइलिन में एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस वगैरह छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करती है। माइलिन से 2 टैक्सियां हर रोज सुबह शिलांग जाती हैं और शाम को वापस आती हैं। यहाँ के लोग आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियां तथा खाने पीने का हर सामान शिलांग से ही लाते हैं। यहाँ सब्जी अनाज कुछ भी पैदा नहीं होता क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है और पूरा पहाड़ी एरिया है, इसीलिए यहाँ कोई भी फसल पैदावार नहीं होती है। हाँ, मछली, सुअर, मुर्गियां जरूर पाली जाती हैं। हेनरी ने बताया कि शिलांग से माइलिन के बीच सड़क बने 12 साल हो गए हैं। इससे पहले आना जाना और मुश्किल था क्योंकि सड़क नहीं थी, इसलिए आना जाना मुश्किल था। गांव के मुखिया को सभी हेडमैन कहते हैं। ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप कि गांव के मुखिया को सभी क्या कहते हैं, हेडमैन कहते हैं। उन्होंने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए नियमों को जगह जगह लगा रखा है। इतना जो नियम है उसके जो पॉइंट्स है उसको जगह जगह लगा रखा है कि गांव को कैसे साफ सुथरा रखा जाता है। और वहां पर हमेशा अक्सर बारिश होती है, इसलिए ज़्यादा हरियाली होती है। हरियाली होने की वजह से वो गाँव ज़्यादा साफ सुथरा होता है। धूल मिट्टी नहीं उड़ती ज़्यादा, इसलिए वो साफ होता है, जिसका सभी लोग गांव वाले पालन करते हैं। जो भी नियम वहाँ पे लगाए गए हैं जगह जगह, उसका सभी लोग पालन करते हैं। रूट ब्रिज के रास्ते में मैंने बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के एक तने को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था। दूर एक रेखा खींची हुई थी जिसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेदने की कोशिश कर रहे थे। मतलब केले का पेड़ था मोटा सा, उसके तने को उन्होंने एक जमीन में गाड़ दिया था और दूर से एक रेखा खींची थी और उस रेखा के उस पार से वह क्या करते थे, उस तीर से केले के तने को भेदने का प्रयास करते थे। यही उनका एक गेम था। आसपास खड़े बच्चे निशाना लगाते और तालियां बजा रहे थे। हम भी इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजाते हुए आगे बढ़ गए। अर्थात ये माइलिन जो था वो देखने में गांव बहुत ही सुंदर, वहाँ का ब्रिज बहुत सुंदर और बनाने का ढंग बहुत सुंदर। पूरे जो घर और लोगों के रहने का स्थान होता था वह सब बांसों से बनाया जाता था। और ये जो गांव था बहुत ही साफ सुथरा था, इसीलिए इसे साफ सुथरा गांव, भारत का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया था। इसकी जो ब्रैकेट में पेज नंबर 108 पर यहाँ दिया हुआ उसको देखो। ट्रैवल मैगजीन
डिस्कवर इंडिया द्वारा 2003 में माइलिनाओ को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज की उपाधि दी गई। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इसीलिए ये ब्रैकेट में आपको शो किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियां लगाई जाती हैं। इनमें इकट्ठे हुए कचरे से फिर खाद बनाई जाती है। आम जनता के लिए सड़क किनारे साफ सुथरे शौचालय हैं। ये इंपॉर्टेंट ब्रैकेट में आपको दिया गया है और एक पीछे में है पेज नंबर 110 पर। देखिए नीचे पहाड़ पर लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे बनी कॉटेज में 2 बड़े बड़े कमरे, शौचालय और एक डाइनिंग रूम था। सब कुछ बना था लकड़ी और बांस का। बांस की चटाइयों की दीवारें और छत सुपारी व झाड़ू के पत्तों से बनी है। छत इतनी मजबूत और वाटरप्रूफ है कि लगातार होने वाली बारिशों में भी एक भी बूंद पानी अंदर नहीं टपकता था। तो इस प्रकार ये माइलिनाओ गांव था, जो कि भारत का सबसे साफ सुथरा गांव और बहुत ही सुंदर गांव था। इसीलिए इसे घूमने में लेखिका को बहुत ही आनंद आया और इसीलिए वह माइलिनाओ घूमने जाना चाहती थी। ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा।